नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम जीके जीएस के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बीपीएससी टीआरई में जो है आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सामान्य क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस 3 एग्जामों में बने हैं उन्हीं क्वेश्चनों से टॉपिक ये आपके वही क्वेश्चन सामने आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी वे सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके पहले कई क्लास में आपकी ज्योग्राफी का क्लास और पॉलिटी की क्लास में आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? तो बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? क्या 1929 में लाहौर अधिवेशन में, या 1931 में कराची अधिवेशन, या 1936 में लखनऊ अधिवेशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा? उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, वो जो कहा था कि इस सम्मेलन में वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों कहा था। उन्होंने जो अपने भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाएगा तथा स्वयं को किसान तथा मजदूर वर्गों के सन्निकट स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक समाजवादी हूं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक समाजवादी हूं। और समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और इसी में अगर देखा है तो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, कार्ल मार्क्स को समाज, एक ऑप्शन आता है कार्ल मार्क्स को दोस्तों समाजवाद का जनक दोस्तों माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यह सबसे बेहतर उपाय है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? चार्ल्स मूलर को, या चार्ल्स वुड को, या जेम्स रेजल को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जो नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी वो दोस्तों सौंपी थी रेम्स रेजल को दोस्तों सौंपी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेबल को भारत का नक्शा भी बनाने का जो है जिम्मेदारी सौंपी थी। और जेम्स रेनल भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे और उन्हें यह वर्चस्व प्रक्रिया के दौरान भारतीय नक्शे को तैयार करना दिलचस्प लगा था दोस्तों। और भारत में सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सर्वेक्षण का गठन दोस्तों कब हुआ था? वो दोस्तों 1767 ईस्वी में किया था। इसके अलावा जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजी कंपनी की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो इस रॉबर्ट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? बताइए, स्वदेशी आंदोलन के साथ, या असहयोग आंदोलन के साथ, या भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों करो या मरो जो नारा दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। इसके अलावा 8 अगस्त दोस्तों, इसके अलावा 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था, जो कि 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जाता है। और फैक्ट है, इसके अलावा एक फैक्ट, 7
अगस्त 1942 को कांग्रेस के बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर रैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों की थी। और गांधी जी, इसके अलावा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एक कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकी जेल में अहमदाबाद दुर्ग में रखा गया था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान के अरोड़ा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो ये कुछ और फैक्ट आपके साथ रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन या सर हुगडी या सर मॉरिस गार्नियर हैलेट या उपयुक्त में से एक, सीधे उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ बिहार के राज्यपाल की बात की जा रही है, तो जो इसमें बिहार के राज्यपाल थे वो सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि आज़ादी से पहले 1936 से 1937 तक बिहार का राज्यपाल रहा था। और आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद का गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। तो ये राज्यपाल से और कुछ समय फैक्ट रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? 7, 12, 8 या उपयुक्त में से एक, सीधी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो भारत की जो भू सीमाएं हैं वो दोस्तों 7 देशों से लगी हुई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं? आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है, और आपका नेपाल से, और आपका चीन से लगी हुई है, आपका म्यांमार से लगी हुई है दोस्तों, और अगला आपका बांग्लादेश से लगी हुई है, और अगला आपका अफगानिस्तान से दोस्तों भी लगी हुई है। तो ये जो आपके 7 देश हैं जो भारत की भू सीमाओं के से जुड़ी हुई हैं। और अगर देखा जाए भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों ये आपकी दोस्तों कितनी है? ये आपका 15,200 किलोमीटर दोस्तों है, जो कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपकी दोस्तों 6100 किलोमीटर है। अगला द्वीपों सहित देश की कुल लंबाई दोस्तों कितना है? ये आपकी है 7,000 दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? या उद्योग का आरंभ टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था, कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1932 में। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 1932 में प्रारंभ हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घाट प्रभा इसकी नई सहायक नदियों में से एक है, या पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, या इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो जो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका जो गलत है ये है घाट प्रभा। इसको घट नहीं घाट प्रभा है। घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों से नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी के संबंध में अगर घाट प्रभा की बात की जाए तो इसकी कई सहायक नदियों में से एक जो कथन ये गलत है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? आपकी पूर्णा हो जाएगी, वर्धा हो जाएगी, मजरा हो जाएगी, और पेन गंगा और वेन गंगा, प्राणहिता है, और इंद्रावती और सबरी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? क्या लोकटक झील है, या ऊलर झील है, या लोनार झील है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आपकी जो है उल्का पिंड टकराने से जो हुई है वो आपका है दोस्तों कौन? लोनार झील। कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? वो आपकी लोनार झील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। लोनार झील भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी दोस्तों हम जानते हैं, और यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में दोस्तों स्थित है। और लोनार झील, और इसके अलावा ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। और अगर और फैक्ट की बात की जाए तो अफ्रीका का एक विक्टोरिया झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका का टिकटिका झील है, और भारत का लोनार झील क्रेटर झील के अंतर्गत आते हैं। और एक और झील आपकी है पुलकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और यह एक लैगून झील है। और दूसरी एक और झील जो महत्वपूर्ण है, जो आपके पूर्वोत्तर भारत की है, जो कि लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसमें केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। चलिए अगला, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय मानसून, या भूमध्य सागरीय, या भूमध्य रेखा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी जो उपमहाद्वीप में जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, ये उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में होने वाली मानसून वर्षा मौसमी वर्षा है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान दोस्तों होती है। अगला है वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, कब से हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1980 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ओजोन एक विशिष्ट तीखी गंध वाली नीली गैस है। कौन दोस्तों? जो ओजोन की बात की जाए, ओजोन की बात की जा रही है, और ओजोन परत को नष्ट करने वाली एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। इसके अलावा ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है, और जो ओजोन की उपस्थिति दोस्तों होती है वो 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, और ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात की जा रही है पहला भारतीय रिजर्व, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका पहला भारतीय रिजर्व वन है, जो कि भारतीय अगर वन की बात की जाए तो भारतीय वन अधिनियम जो है आपका कब बना था? ये 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। और सतपुड़ा की बात की जाए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की सीमा पर दोस्तों स्थित है। इसके अलावा आरक्षित वन या रिजर्व वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ये बीपीएससी में TRE में भी आया हुआ है। तो बताइए किस जिले को जानते हैं? तो ये आपका जो जिला है, बिहार का जो जिला है, क्या बांका है, या कटिहार है, या भागलपुर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो जो सिल्क सिटी की बात की जा रही है वो भी बिहार की सिल्क सिटी, तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, भागलपुर को बोलते हैं बिहार की सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और भागलपुर में रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्था स्थित है। दोस्तों इसके अलावा अगर बिहार की बात और की जाए तो आपका जो सूती वस्त्र के उद्योग जो होते हैं वो बिहार में कहाँ कहाँ हैं, वो आपका गया में भी है, फुलवारी में भी है, शरीफ में है और मोकामा में भी है और मुंगेर में भी आपके हैं। इसके अलावा जो है बिहार के रेशम उद्योग अगर पूछे जाए कहाँ है, तो बिहार का रेशम उद्योग जो है आपका भागलपुर में है और कटिहार में भी है और मनोहरपुर में है और पूर्णिया में भी है। इसके अलावा अगर ऊनी वस्त्र की बात की जाए तो बिहार में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, सिल्क वस्त्र, खादी और ऊनी वस्त्र सम्मिलित हैं। और अगर एक और टॉपिक की बात की जाए कि होजियारी उद्योग का विकास कहाँ है, ये आपका पटना में पड़ता है और तथा भागलपुर में पड़ता है, मधुबनी में और मुंगेर में भी हुआ है। तो ये कुछ बिहार से इम्पोर्टेंट और फैक्ट रहे। तो इस क्लास में हम दोस्तों इतनी क्वेश्चन को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के और पॉलिटी के मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।